हेलो फ्रेंड्स, ओ लेवल पेपर सोल्यूशन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे M2R5 जुलाई 2022 के वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के पेपर को, जो कि सेट 1 है। ओ लेवल का जो पेपर है वो अलग अलग सेट में आता है, सेट 1 और सेट 2। तो हम सबसे पहले सेट 1 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि जुलाई 2022 से ओ लेवल का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। ये पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट अगर आप सोच के बैठे हैं कि आपको ओ लेवल का पेपर देना है, वेब डिजाइनिंग का पेपर देना, और आप सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू माध्यम से तैयारी करके आप इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और इस पेपर का जो पीडीएफ है आपको हमारे ज्ञानxp.com वेबसाइट पे मिल जाएगा विथ आंसर कीज के साथ में। हमने वहाँ पे जो पेपर्स हैं उनको अपलोड कर दिया। आप सभी प्रीवियस पेपर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्ञानxp ऐप के माध्यम से, ज्ञानxp मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ओ लेवल की घर बैठे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वेब पेज के लिए कोडिंग करते समय HTML में टैग्स का उचित क्रम क्या है? जब भी आप कोई HTML पेज क्रिएट करते हैं, मीन्स वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहला टैग कौन सा होता है? HTML। इसके बाद कौन सा टैग यूज करते हैं? इसके बाद होता है हेड टैग। हेड टैग के बाद कौन सा टैग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हेड के बाद आता है टाइटल। हालांकि अपने कोर्स में ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है। और इसके टाइटल के जस्ट बाद जो टैग आता है होता है बॉडी टैग। अब ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन इस ऑर्डर में दिख रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो इन्होंने आंसर मार्क किया है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है। मींस क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन लोगों का जुलाई 2022 में पेपर था, आप अपने आंसर्स भी इससे मैच करा सकते हैं। आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की वेब होस्टिंग है? वेब होस्टिंग जहां पे हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं। जैसे जो ज्ञानxp.com वेबसाइट है उसको हमने एक होस्टिंग प्रोवाइडर के सर्वर पे होस्ट किया है। तो जो होस्टिंग्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होस्टिंग्स होती हैं। जैसे शेयर्ड होस्टिंग होती है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, क्लाउड बेस्ड होस्टिंग होती है। मीन्स 3 तरह की होस्टिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी। इन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है अपने पेपर में, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, HTML आई फ्रेम टैग निर्दिष्ट करता है। द HTML आई फ्रेम टैग स्पेसिफाइज, ये किसको स्पेसिफाई करता है? आई फ्रेम टैग का हम तब किसी वेब पेज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी दूसरी वेबसाइट के किसी वेब पेज को अगर हम एम्बेड करना चाहते हैं तो आई फ्रेम सबसे बेस्ट टैग है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे वेब पेज को अपने पेज में एम्बेड कर सकते हैं। इसका बेसिक यही यूज होता है। ये एन इनलाइन फ्रेम होता है, ये एक इनलाइन फ्रेम है। ऑप्शन ए इन्होंने मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर है। जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल का सही सिंटेक्स है? जावा स्क्रिप्ट हो या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग है, इवन कोई भी प्रोग्रामिंग हो, लगभग जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड होता है सेम होता है। मींस वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है सभी में सेम है। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल हमेशा एक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, बट इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है। इसमें स्पेस अलाउड नहीं होता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर से स्टार्ट किया गया है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में देखिए माई फोन नंबर, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इस जगह पे आप देखेंगे तो स्पेस है, मीन्स ये भी गलत है। दूसरा मीन्स ऑप्शन सी इन्होंने मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माई फोन नंबर। यहाँ पे स्पेस को कवर करने के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया गया। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी मेथड आपको पता होना चाहिए। और पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, इन सभी कोर्सेज को हमने अपने ज्ञानxp मोबाइल ऐप पे बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ कवर की, जिससे आपकी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि इन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया, जो कि गलत हो गया। डकडकगो भी एक सर्च इंजन का नाम है। सफारी क्या है? एप्पल कंपनी का एक वेब ब्राउजर है।
तो ऑप्शन ए सफारी इज द राइट आंसर। पूछा गया था इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, CSS वेरिएबल्स के मूल्यों को जोड़ने का कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैर नाम से जानते हैं। इन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया जो कि गलत है। तो जिसने भी हमें पेपर भेजा था आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। ऑप्शन ए वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर इन CSS। तो CSS में कौन सा इसमें से कॉम्बिनेटर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी या फिर ऑल ऑफ द अबव। इन्होंने ऑप्शन ए मार्क किया है जो कि गलत है। ऑप्शन डी, ये सभी कॉम्बिनेटर हैं CSS में। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आपके वेब डिजाइनिंग के सिलेबस में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और AngularJS ये 4 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, CSS में गणना की अनुमति देने वाला फंक्शन है। CSS में गणना मीन्स कैलकुलेशंस की परमिशन देने वाला कौन सा फंक्शन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्क। कैल्क फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, सफारी भी एक ब्राउजर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाए? ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे राइट आंसर है। गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एडोब फ्लैश CS4 में निम्नलिखित में से कौन सा सही ट्विन है? अब सही ट्विन की बात करें तो देखिए, एडोब फ्लैश CS4 में 3 तरह के ट्विन्स होते हैं, क्लासिक ट्विन्स, शेप ट्विन्स और मोशन ट्विन्स। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इन्होंने ऑप्शन बी करेक्ट किया है जो कि गलत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इमेज फाइल फॉर्मेट है? इनमें से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी .jpg, ये इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिसने CSS को HTML में जोड़ा जा सकता है? इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, ये तीनों तरीके होते हैं। इन तीनों मेथड से CSS को HTML के साथ में बाइंड कर सकते हैं। तीनों मेथड हमने अपने पेड कोर्सेज की क्लासेस में बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंट करके बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ग समायोजन का उपयोग निम्नलिखित में से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए, आपके वो लेवल एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपको हिंदी में समझ में ना आए, तो उसको आप इंग्लिश में रीड कीजिएगा, क्योंकि जस्ट आपके क्वेश्चंस के नीचे इंग्लिश में सेम क्वेश्चन लिखा रहता है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ये होता है इमेज, शेप ऑफ एन इमेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वक्र समायोजन का उपयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। शेप ऑफ द इमेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हालांकि इन्होंने ऑप्शन डी दिया है जो कि गलत है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक HTML प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन का उपयोग करके संकलित किया जा सकता है? एक HTML प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन का उपयोग करके संकलित किया जा सकता है, मीन्स सेव किया जा सकता है। एन HTML प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड यूजिंग विच एक्सटेंशन? तो HTML फाइल या HTML पेजेस को हम कौन कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं? HTML या फिर STM। ऑप्शन डी इन्होंने मार्क किया है जो कि बिल्कुल सही है। STM से आप सेव कर सकते हैं किसी वेब पेज को, या फिर .html से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित टैगों में से किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है? इनमें से कौन सा रूट एलिमेंट है जिसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट कहलाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है जो कि बिल्कुल सही। HTML क्या होता है? रूट टैग होता है या रूट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है www वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव किसने दिया था? इसको किसने विकसित किया था, यह भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने www को डेवलप किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CSS में HSL का क्या अर्थ है? यहाँ पे HSL का फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम में। तो HSL का फुल फॉर्म होता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हालांकि इन्होंने ऑप्शन बी दिया जो कि गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित ऑपरेटर दर्शाता है। हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें तो एक तरह से ये पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये बिट वाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिट राइट शिफ्ट। बिट वाइज राइट शिफ्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा होता सिंबल तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता, बट यहाँ पे क्या दिया गया, ये राइट शिफ्ट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इन्होंने मार्क किया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में निम्नलिखित में से कौन से इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध हैं? सबलाइन भी एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस या विंडोज में एक डिफ़ॉल्ट एडिटर दिया रहता है जिसको हम नोटपैड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी आप HTML या CSS की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट एडवांस लेवल पे अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, थोड़ा सा एडवांस ऑटोमेटेड फॉर्म में करना है, तो आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके सिलेबस में सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी दिया गया है। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसमें तीनों अलाइनमेंट्स होते हैं, इंडेंटेशन होते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नोटपैड प्लस प्लस द्वारा समर्थित है? विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाई नोटपैड प्लस प्लस? तो नोटपैड प्लस प्लस कौन सी भाषा या प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को सपोर्ट करता है? तो मैटलैब, आर प्रोग्रामिंग, ए एंड बी बोथ, ये इन दोनों को सपोर्ट नहीं करता है। मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है, बिल्कुल सही आंसर है। नोटपैड प्लस प्लस के माध्यम से जैसे कि JS, CSS, HTML इस तरह की कोडिंग या प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैटलैब, आर प्रोग्रामिंग को हम नोटपैड प्लस प्लस एडिटर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। एक अतिरिक्त बड़ी सूची प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो W3CS फ्रेमवर्क आपके सिलेबस में दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। W3X लार्ज, W3X लार्ज का इस्तेमाल करते हैं जो एक्स्ट्रा लार्ज सूचीज होती हैं, लिस्ट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास यूज टू डिस्प्ले एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट? एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, किस क्लास का यूज करेंगे? W3X लार्ज। तो W3 क्या है? फ्रेमवर्क। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, वो लेवल वेब डिजाइनिंग के सिलेबस में W3 फ्रेमवर्क दिया गया है। इसको भी हमने प्रैक्टिकली बहुत डिटेल में एक क्लास को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो भी सिलेबस आपके कोर्स में दिया गया है, हर एक टॉपिक, हर एक प्रोग्राम, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ इंप्लीमेंट करके मैंने प्रोवाइड किया है कंटेंट में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, के द्वारा ID सेलेक्टर डोनेट किया जाता है? अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जब हम CSS में ID सेलेक्टर्स क्लास बनाते हैं तो ID सेलेक्टर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हैश सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हैश AB, इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और यहाँ पे फिर हम CSS की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। तो ऑप्शन ए हैश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, HTML का क्या अर्थ है? HTML का फुल फॉर्म पूछा गया। शुरुआत में ही मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में HTML के बारे में बताया था। तो ऑप्शन सी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। तो आने वाले एग्जाम्स में भी इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप चाहे तो कहीं नोट कर सकते हैं। बट जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, जैसे जनवरी 2023 में आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपका भी पेपर पैटर्न MCQ बेस्ड होगा। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के जाएं, आप पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जितने मॉडल पेपर्स होते हैं या प्रैक्टिस सेट्स होते हैं या फिर पेपर सॉल्यूशंस होते हैं, इनको भी आप सॉल्व कीजिए। बट सबसे पहला काम है आपको सिलेबस कंप्लीट करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का नाम बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, लेट। इफ यू थिंक द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती या चेंज हो सकती, उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? लेट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये JS से रिलेटेड क्वेश्चन है, मींस जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से फ्री वेब ब्राउजर हैं? ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव, इनमें से कौन से फ्री वेब ब्राउजर्स हैं? ऑप्शन डी, ये सभी फ्री वेब ब्राउजर्स हैं।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस भाषा में लिखा गया है? सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को किस भाषा में लिखा गया? अगर आप हमारा मॉडल पेपर देखेंगे जो हमने जुलाई 2022 के लिए अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड किया था, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इस पेपर में मिले हैं। इवन जो सेट नंबर 2 है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिले थे। और ऐसे ही हमारा जो IT टूल का हमने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था उसमें से लगभग 40 to 50% क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टू सेम पूछे गए थे। तो बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत रिसर्च के साथ में इस पेपर को तैयार किया था, मॉडल पेपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है इसको पाइथन में और C++ में डेवलप किया गया, पाइथन और C++। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकएंड के लिए निम्नलिखित में से किस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है? बैकएंड और फ्रंट एंड हमारे वेब एप्लीकेशंस के दो फॉर्म्स होते हैं। बैकएंड में हमारा पूरा प्रोसेस रन करता है और फ्रंट एंड वो होता है जो हमारे यूजर्स को दिखता है, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। तो बैकएंड के लिए निम्नलिखित में से किस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन सभी का इस्तेमाल हम निम्नलिखित में से बैकएंड के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन सभी का इस्तेमाल हम बैकएंड के लिए कर सकते हैं। फ्लास्क, एक्सप्रेस, डिजांगो मींस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सभी बैकएंड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है? तो आपके सिलेबस में फोटो एडिटिंग का भी एक अलग से टॉपिक, एक चैप्टर दिया गया है। तो इनमें से कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है? कैनवा, फोटोपिया, पिक्सल या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पिक्सल। ये फोटो एडिटर टूल नहीं है। बाकी कैनवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, और फोटोपिया इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो एडिटिंग के लिए। तो ऑप्शन सी, पिक्सल, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि कैनवा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आप पिक्चर्स भी डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सेलेक्टर का उपयोग उन एलिमेंट्स का चयन करने के लिए किया जाता है जिसकी एट्रीब्यूट वैल्यू एक निर्दिष्ट वैल्यू के साथ समाप्त होती है? अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट्रीब्यूट, यहाँ पे डॉलर, इक्वल वैल्यू। ये बिल्कुल सही सेंटेक्स लिखा गया, मींस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हालांकि इन्होंने ऑप्शन सी दिया है जो कि गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। CSS में निम्नलिखित में से कौन विभिन्न प्रकार के ग्रेडियंट हैं? विभिन्न प्रकार के ग्रेडियंट हैं, लीनियर, कोनिक या फिर रेडियल। इन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया है, बट राइट आंसर की बात करें तो ये सभी प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मार्क किया जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अलर्ट फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई आउटपुट चाहते हैं एक पॉपअप विंडो के फॉर्म में, तो अलर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्चुअल अलर्ट बार प्रदर्शित करने के लिए। सबसे पहले ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हालांकि इन्होंने ऑप्शन बी दिया है जो कि गलत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, नोटपैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखा गया है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर को डेवलप किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। C++ प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करके नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर को डेवलप किया गया है। यदि हम फॉर्म एलिमेंट में टारगेट गुण का मान यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर ब्लैंक पर सेट करते हैं तो प्रक्रिया क्या होगी? इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो एक, इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज पे ओपन हो जाए। हाइपरलिंक के साथ में बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन न्यू विंडो और अ टैब। एक नए टैब में या फिर एक नए विंडो में ओपन करने के लिए हम अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हैं। कहाँ पे? जब हम इसको टारगेट पे सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टारगेट, फॉर्म टारगेट ब्लैंक, ये सेट किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रतिक्रिया एक नई विंडो या टैब में प्रदर्शित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। CSS में टेक्स्ट का आकार कैसे बदलें?
CSS में टेक्स्ट का आकार कैसे बदलें अगर आप टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन होता है फॉन्ट साइज। इस एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि यहाँ पे हाइफन लगा होता है। बटन और मूवी क्लिप दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो सामान्य इवेंट हैंडलर फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इवेंट हैंडलर फंक्शन इनमें से कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे रोल ओवर और रोल आउट, इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन रोल ओवर ऑन रोल आउट। तो ए और बी दोनों सही है, मीन्स ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों, हालांकि इन्होंने दिया है इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार का वेरिएबल केवल एक फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां इसे परिभाषित किया गया है? तो ये कौन सा वेरिएबल होता है? दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसी एक फंक्शन के अंदर ही उनकी जो सीमा होती है सीमित रहती है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया? लोकल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां इसे परिभाषित किया गया, मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इन्होंने मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही है, लोकल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 37 एंगुलर जेएस से रिलेटेड पूछा गया है। एंगुलर जेएस में एनजी मॉडल निर्देश प्रदान करता है। क्या निर्देश प्रदान करता है? कौन सा डायरेक्टिव देता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो एप्लीकेशन डेटा के लिए सत्यापन टाइप, ये भी सही है। एप्लीकेशन डेटा के लिए स्टेटस, ये भी सही है। HTML एलिमेंट के लिए CSS क्लासेस, ये भी सही है। उपरोक्त सभी मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए डायरेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन विवरण सूची टैग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट टैग। अब डिस्क्रिप्टिव लिस्ट टैग के लिए कौन सा स्टेटमेंट लिखा जाएगा या क्या ऑर्डर होता है? इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। वैसे सही ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा जाता है डी, इसके बाद यहाँ पे आता है DT, ये इसका सही ऑर्डर है। DT के बाद आता है DD, ये डिस्क्रिप्टिव लिस्ट टैग होता है। बट अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो शायद जिसने भी इस क्वेश्चन को टाइप किया होगा, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, गलती से ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में तो D, DT और DD ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। इवन हम पिछले जो पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुके हैं IT टूल्स के, उन दोनों सेट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे गलत थे। इवन सेट नंबर 2 IT टूल का जो सेट 2 पेपर आया था जुलाई 2022 का, उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस गलत थे, कहीं ना कहीं इसमें छोटे छोटे करेक्शंस थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सही ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, मिसिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एंगुलर जीएस में फिल्टर के लिए उपयोग किया जाता है? अब फिल्टर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं एंगुलर जीएस में? तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ये कुछ आपको दिख रहा है, इसको हम पाइप के नाम से जानते हैं, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इन्होंने डी दिया है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, HTML में डिफॉल्ट रूप से कितने शीर्षक टैग उपलब्ध हैं? इसमें कितने हेडिंग टैग्स होते हैं? जैसे H1, H2, H3, H4, H5, तो इसमें टोटल कितने हेडिंग टैग्स होते हैं? तो इसमें टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। ऑप्शन बी इन्होंने मार्क किया है जो कि बिल्कुल सही है, इसमें टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं अलग अलग लेवल के। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से W3 CSS क्लासेस का उपयोग टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए नहीं किया जाता है? टेक्स्ट को संरेखित मीन्स अलाइन करने की बात की जा रही है, किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? टेक्स्ट को हम कई अलग अलग डायरेक्शंस में अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट अलाइन दिया गया है, ये भी होता है, राइट अलाइन ये भी होता है, सेंटर अलाइन भी होता है, और यहाँ पे देखिए सेंटर अलाइन दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया W3 सेंटर अलाइन, ऐसा नहीं लिखा जाता है, सेंटर होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन लिखते हैं, बट यहाँ पे W3 सेंटर होता है, ना कि सेंटर अलाइन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि इन्होंने ऑप्शन ए दिया है जो कि गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए
फोटोशॉप में टोन बैलेंस फीचर को विभाजित किया गया है। टोन बैलेंस फीचर्स को किसमें विभाजित किया गया है? तो इसको शैडो, मिड टोन्स, हाइलाइट्स, इन तीनों में विभाजित किया गया। मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इन्होंने भी मार्क किया है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सही सीएसएस सिंटैक्स है? अब अगर आप बिना पढ़े आप इस पेपर सॉल्यूशन के वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगी, बट इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अच्छे से पूरा सिलेबस तैयार करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं पूछते हैं सर कौन सा पेपर ईजी है, कौन सा टफ है। कोई भी पेपर ईजी नहीं है और कोई भी पेपर टफ नहीं होता है। अगर आप उसका सिलेबस अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वो पेपर आपके लिए ईजी है। अगर आप उसका सिलेबस नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट है, जो कि एक गलत तरीका है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सीएसएस सिंटैक्स है? ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जी हाँ, इन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया है, यही बिल्कुल सही आंसर है। H1 स्टाइल, फिर इसके बाद कलर, और यहाँ पे कलर टाइप आप दे सकते हो, जो भी कलर आप देखना चाहते हो, जैसे टोमेटो या समथिंग, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये हेडिंग का कलर डिफाइन करने के लिए यहाँ पे स्टाइल, और ये क्या है? इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये सही सिंटेक्स है। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है? मींस किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसको हम विंडोज पे भी चला सकते हैं, लाइनेक्स पे भी चला सकते हैं, और मैक ओएस पे भी चला सकते हैं। ऑप्शन डी इन्होंने दिया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित HTML टैग का उपयोग इंटरनल सीएसएस घोषित करने के लिए किया जाता है। इंटरनल सीएसएस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अभी अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था, जैसे कि हेडिंग के अंदर देखिए यहाँ पे इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल किया गया, तो किसका इस्तेमाल करें? स्टाइल का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 46, आप जावा स्क्रिप्ट में निम्न में से किस तरीके से एक स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं? आप जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से किस तरीके से स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं? तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो बॉडी टैग के बीच में आप डाल सकते हैं, दो हेड टैग के बीच में आप डाल सकते हैं, या हेड सेक्शन के बाहरी फाइल के लिंक के रूप में। ये तीनों तरीके बिल्कुल सही हैं। देखो, जब हम कोई जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उस केस में हम बॉडी टैग के अंदर भी डाल सकते हैं, जो बॉडी टैग होता है हमारा उसके अंदर भी डाल सकते हैं। बॉडी टैग लिखा गया और इसके अंदर हम स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग को लिख सकते हैं। या फिर हम चाहें तो हेड टैग के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो अलग से एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और उसको अपने मेन पेज में बॉडी टैग के अंदर उसको लिंक कर लेंगे, या फिर हेड टैग के अंदर उसके यूआरएल को लिंक कर लेंगे, इससे भी वो काम करेगा। तो ये तीनों तरीके होते हैं। मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन ए दिया है, ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इन तीनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसके लिए यूआरएल जाना जाता है? यूआरएल का फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने। ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बाहरी मींस एक्सटर्नल सीएसएस को संदर्भित करने के लिए सही सिंटेक्स क्या है? जब एक्सटर्नल कोई सीएसएस होती है जिसको हम अलग से किसी फाइल पे क्रिएट करते हैं, उसको हम अपने वेब पेज में यूज करना चाहते हैं, तो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस की आप एक अलग से फाइल बना लेते हैं, .css नाम से उसको सेव करते हैं, और आप उसे किसी वेब पेज में यूज करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो सिंटेक्स यूज होता है उसके लिए आपको पहले लिखना होगा लिंक रेल, और यहाँ पे स्टाइल सीट टाइप टेक्स्ट सीएसएस, और यहाँ पे उसका पूरा यूआरएल मींस उसका एड्रेस पाथ जहाँ पे वो फाइल सेव की जाती है। जैसे ये फाइल नेम हो गया, एक्सटेंशन हो गया, और अगर किसी लोकेशन पे सेव्ड है, सेम डायरेक्टरी में नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पर पूरा पाथ देना होगा href के बाद में इस जगह पे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इन्होंने भी मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस एक है। दिस क्या है? दिस एक क्या होता है? कीवर्ड है। दिस एक कीवर्ड है जिसको हम जेएस में यूज करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए,
CSS में टिप्पणी मीन्स कमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल कौन सा है? अगर आप CSS में कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, कमेंट लाइन जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इस तरीके से स्लैश यूज करेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर कमेंट टाइप कर देंगे, उसके बाद इसको बंद करने के लिए फिर से यहाँ पे एस्ट्रिक और स्लैश। ये सही तरीका होता है CSS में कमेंट जोड़ने का। ऑप्शन ए इन्होंने दिया है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। किसी छवि में नई परतें हमेशा निम्नलिखित में जोड़ी जाते हैं। किसी इमेज की बात की जा रही, इसमें जो नई परतें या लेयर्स होती हैं हमेशा निम्नलिखित में जोड़ी जाते हैं। कहाँ पे जोड़ी जाते हैं? ये होता है स्टैक के ऊपर। आप फोटोशॉप में देखेंगे तो स्टैक में ऊपर की तरफ जो नई लेयर्स होती हैं वो स्टैक के ऊपर ऐड होती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ऑप्शन सी दिया है जो कि गलत है। W3 बॉर्डर W3.CSS तालिकाओं में टेबल के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्ग में से एक है जो परिभाषित करता है। वर्ग मीन्स यहाँ पे क्लास की बात की जा रही है। W3 बॉर्डर इज वन ऑफ द क्लास यूज फॉर W3 CSS टेबल विच डिफाइन, क्या डिफाइन करता है? जो यहाँ पे W3 बॉर्डर क्लास है जो कि W3 फ्रेमवर्क में होता है, इनबिल्ड क्लास होती है। तो ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है बॉर्डर टेबल। बॉर्डर टेबल ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मार्क किया है जो कि बिल्कुल सही है। छवि के लिए कुछ हिस्सों को कैसे हटाएं? छवि के कुछ हिस्सों को कैसे हटाएं? किसी इमेज के कुछ पर्टिकुलर पार्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं। हाउ टू रिमूव पार्ट ऑफ एन इमेज। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप हटा सकते हैं? बाय यूजिंग क्रॉप फीचर। क्रॉप फीचर के माध्यम से आप किसी भी इमेज के कुछ सेक्शन को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक माई क्लास नेम यूज किया गया है। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे CSS रिलेटेड है। तो कोड की उपरोक्त पंक्ति में एस्ट्रिक क्या दर्शाता है? अगर किसी क्लास में यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया, अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक लगाते हैं किसी क्लास के साथ में, तो ये क्या दर्शाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेलेक्टर। किस टाइप का सेलेक्टर है? यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ऑप्शन बी इन्होंने मार्क किया है जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे कोड लिखा गया है, पूरा पूरा कोड लिखा गया है। आप इसको रीड कीजिए, चाहे तो आप स्नैपशॉट ले लीजिए, और हमारी जो वेबसाइट है gyanxp.com, वहाँ पे हाल ही में आपको ये सभी PDF मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशंस के आंसर की इसके साथ में हम वहाँ पे PDF अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर एक PDF के लास्ट में आपको पूरा आंसर की मिल जाएगा, पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इनको आप देख सकते हैं। प्लस ये जो कोड दिया गया, आप इसको खुद से अपने सिस्टम पे एक बार एग्जीक्यूट करके जरूर देखिएगा। अभी ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इन कोड्स को अभी एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा रहे हैं, जस्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं। बट हम जब लाइव सेशंस करेंगे तो उस टाइम पे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग से इम्प्लीमेंट करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए HTML पूरा कोड लिखा गया है। HTML बॉडी यहाँ पे द नेम एट्रीब्यूट्स, इसके बाद फॉर्म बनाया गया, मेथड एज, इसके बाद फर्स्ट नेम BR, ये सब पूरा टैग लिखा गया है। अब बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस इनपुट फील्ड की वैल्यू सबमिट नहीं की जाएगी, उस इनपुट फील्ड की वैल्यू सबमिट की जाएगी, उपरोक्त कोड में एक त्रुटि मिलेगी, इनमें से कोई नहीं। आप इस कोड को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जस्ट हम इसका राइट आंसर आपको अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा कोड इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सबमिटेड। इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सबमिटेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हालांकि इन्होंने कौन सा मार्क किया है? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए 56, एक खाली टैग क्या दर्शाता है? एक एम्प्टी टैग क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी टैग की बात करें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं है। जो एम्प्टी टैग होता है उसके लिए क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि BR टैग। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इन्होंने मार्क किया है, डज नॉट रिक्वायर्ड क्लोजिंग टैग, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए W3.CSS में S3 क्लास परिभाषित करता है। S3 क्लास क्या परिभाषित करता है? स्क्रीन साइज क्या परिभाषित करता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी स्क्रीन के लिए 12 में से 3 कॉलम चौड़ाई, मीन्स 25%, चौड़ाई 25%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हालांकि इन्होंने ऑप्शन बी दिया है जो कि गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, W3 बॉर्डर, यहाँ पे 0, ये क्या है? क्लास है। किसकी? W3 फ्रेमवर्क में W3 CSS के लिए एक बॉर्डर प्रॉपर्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? इससे क्या होगा और क्या कर सकते हैं? तो सभी सीमाओं को हटा देता है। देखिए यहाँ पे 0 दिया गया, तो सभी जो बॉर्डर लाइंस होती है उसको हटा देता है, मीन्स रिमूव ऑल द बॉर्डर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रिमूव ऑल द बॉर्डर्स। ऑप्शन बी इन्होंने दिया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इंटरनेट पर उपलब्ध इंटरनेट कंटेंट वेब पेजों के लिए एक सिस्टम, या इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ऑप्शन सी इन्होंने मार्क किया है जो कि बिल्कुल सही है। सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, जिनको इंटरनेट पे एक्सेस किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। W3.css एक मानक CSS है जिसमें क्या होता है? jQuery, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों असत्य हैं। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, ये दोनों असत्य हैं, क्योंकि W3 CSS जो फ्रेमवर्क होता है इसमें सिर्फ CSS होता है, इसमें jQuery या जावास्क्रिप्ट नहीं होती है। तो ए और बी दोनों असत्य हैं। हालांकि इन्होंने ऑप्शन सी दिया है जो कि गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, W3 CSS में एक पैनल वर्ग है जो क्रमशः किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर और नीचे मार्जिन तथा बाएं और दाएं पैडिंग जोड़ता है। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है? मैंने बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ ये सारी चीजें एग्जाम्पल में बताई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात कीजिए तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, 16 पिक्सल और 16 पिक्सल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पूछा गया था एक पैनल वर्ग है, वर्ग की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, जो क्रमशः किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर नीचे मार्जिन तथा बाएं और दाएं पैडिंग जोड़ता है। तो ये 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, 16 पिक्सल और 16 पिक्सल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रोग्राम का आउटपुट दें, यहां पे कोड लिखा गया है। अब इस कोड को आप देखिए, इसमें JS का भी कोड इस्तेमाल किया गया, मींस JS में इसकी स्क्रिप्टिंग की गई है। इसमें देखिए यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल मेंशन किया गया है। ये जो वेरिएबल है क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, वेर नंबर 50। अब नंबर जो वेरिएबल है वो क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए अलर्ट में यूज किया गया एज अ पैरामीटर, ओके। तो एक ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 50। जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको 50 मिलेगा। हालांकि इन्होंने नंबर दिया जो कि गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इसमें 50 आएगा। आप इस कोड को स्नैपशॉट कीजिए और जस्ट आप इसको रन करके चेक कीजिएगा। अलर्ट देखिए यहाँ पे फंक्शन यूज किया गया, मेथड यूज किया गया। अलर्ट क्या करेगा? इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो नंबर क्या है? वेरिएबल है, इसमें 50 असाइन किया गया, तो जब हम इसको रन करेंगे तो 50 प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, CSS में आपकी सामग्री की दो पंक्तियों के बीच का अंतर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन CSS द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ योर कंटेंट इज सेट बाई। टू लाइन्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसके द्वारा सेट किया जाता है? किसके माध्यम से सेट कर सकते हैं? तो इसको लाइन हाइट प्रॉपर्टी एक होती है, उसके माध्यम से लाइन के बीच की दूरी, जैसे एक लाइन ये है, एक दूसरी लाइन ये है, तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी से इन दोनों के बीच की दूरी को सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। एंगुलर JS में निम्न का उपयोग करके एक मॉड्यूल को बनाया जा सकता है। तो एंगुलर JS में मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अपने पेड कोर्स में बताया था। और जो भी लोग आने वाले दिनों में O लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप बेसिक लेवल से प्रोग्रामिंग सीखनी है और आप चाहते हैं कि आपका O लेवल का पेपर भी अच्छा हो, तो आप ज्ञानXP मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़िए, हमारे माध्यम से कोर्स ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा बहुत ही मिनिमम प्राइस से, जिसमें आप घर बैठे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो जस्ट आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 8174843342।
तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो एंगुलर जीएस में किसका उपयोग करके मॉड्यूल बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे होता है एंगुलर मॉड्यूल्स। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इन्होंने मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी 64 का करेक्ट आंसर है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। W3 हावर कलर क्लास परिभाषित करता है। हावर जैसे कि माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो दूसरा कलर, हटा लेंगे तो दूसरा कलर, ये हाउस प्रॉपर्टी होती है, हावर प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी HTML एलिमेंट का रंग। किसी HTML एलिमेंट का रंग चेंज कर सकते हैं हावर मीन्स माउस पॉइंटर ले जाने पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हालांकि इन्होंने डी दिया है जो कि गलत है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बाय मिस्टेक हमने बी मार्क कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी HTML एलिमेंट के पृष्ठभूमि हावर कलर। हावर की बात की जा रही है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगुलर जेएस किसके द्वारा विकसित और अनुसरण करता है, किसका अनुसरण करता है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्को हैवरी मॉडल व्यू कंट्रोलर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन बी मार्क किया जो कि गलत है, बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मिस्को हैवरी ने इसको डेवलप किया, मॉडल व्यू कंट्रोलर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हम विधि विशेषता का मान मेथड इक्वल पोस्ट टू पोस्ट पर सेट करते हैं तो फॉर्म की प्रक्रिया क्या होगी। इस क्वेश्चन को पहले समझना है। यहाँ पे फॉर्म मेथड पोस्ट एक मेथड बनाया गया है जो कि पोस्ट नाम से है, एक मेथड मीन्स फंक्शन, तो प्रक्रिया क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, सबमिट किया गया फॉर्म डेटा URL में नहीं दिखाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने ऑप्शन सी दिया जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, प्रोटोकॉल HTTP किस पोर्ट का पर काम करता है। ऑप्शन बी पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। W3 रो पैडिंग एक क्लास है जो परिभाषित करती है, तो W3 रो पैडिंग जो क्लास होती है वो क्या परिभाषित करती है, ये पैडिंग के साथ उत्तरदायी वर्गों के लिए कंटेनर। अगर ऑप्शन सी देखेंगे, कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विथ पैडिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रिस्पॉन्सिव अगर आपको पेज बनाना है या टेबल बनाना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बैकएंड प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बैकएंड मींस हमारे वेब डिजाइनिंग में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैकएंड। बैकएंड यूजर्स को देखता है और फ्रंट एंड डेवलपर एंड पे काम करता है। तो बैकएंड बनाने के लिए हम सी शार्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलैंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71, किसी छवि में गोल कोनों को जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी इमेज को आप कुछ इस तरह की इमेज है, उसके आप कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, इस तरह से आप कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं। ओके, तो इस ऐसा करने के लिए हम इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी क्लास यूज करेंगे, W3 CSS की कौन सी क्लास का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी W3 राउंड का इस्तेमाल करेंगे, W3 राउंड प्रॉपर्टी क्लास का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस का सिंटैक्स इस तरह दिखता है। एंगुलर जेएस का सिंटैक्स, द सिंटैक्स ऑफ एंगुलर जेएस लुक लाइक, किस तरह का दिखता है एंगुलर जेएस का सिंटैक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन डी मार्क किया, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिव ng ऐप, हमेशा आपने देखा होगा ng ऐप, जब भी हम अपने प्रोग्राम्स में एंगुलर जेएस के प्रोग्राम्स के एग्जांपल बता रहे थे तो वहाँ पे ng ऐप यूज कर रहे थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। CSS में टेक्स्ट में शैडो कैसे जोड़ेंगे, अगर आप किसी टेक्स्ट में शैडो जोड़ना है तो CSS की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप शैडो जोड़ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट शैडो एक प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन बी। इन्होंने सी दिया जो कि गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट शैडो। क्वेश्चन नंबर 74, एंगुलर जेएस में व्यंजक की बात करें तो एक्सप्रेशंस इस प्रकार लिखे जाते हैं, मीन्स जो एंगुलर जेएस में एक्सप्रेशंस होते हैं उनको किस प्रकार लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है,
तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए बिल्कुल सही तरीका ये है। हमने इस पे एक बेस्ड प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया था। इवन कई सारे प्रोग्राम एंगुलर जीएस पे हमने किए थे जहाँ पे हमने एक्सप्रेशंस को लिखा था, यूज किया था। तो इस तरह से हम लिखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, रंगों को और अधिक ज्वलंत बनाने के लिए आप किस विकल्प को समायोजित करेंगे? अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी इन्होंने दिया है सैचुरेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सैचुरेशन लेवल उसका बढ़ा देंगे। अगर आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स देने हैं तो क्या करेंगे, आप उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ा देंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा W3 CSS में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है? तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार इनमें से कौन सा हो जाएगा? हालांकि इसमें देखिए फॉन्ट टाइप दिया गया, बट यहाँ पे आकार पूछा गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, फॉन्ट आकार होना चाहिए। तो फॉन्ट आकार में देखिए नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि कितने पिक्सल होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। हालांकि डिफ़ॉल्ट की बात करें तो इन्होंने पहले C मार्क किया, D मार्क किया, वरदाना होता है डिफ़ॉल्ट। और अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 16 पिक्सल होता है। डिफ़ॉल्ट आकार कितना होता है? 16 पिक्सल। हालांकि इस क्वेश्चन में करेक्शन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, www पर सूचना प्रसारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी इन्होंने मार्क किया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगुलर जीएस में निम्नलिखित में से कौन से निर्देश उपयोग किए जाते हैं? कौन से निर्देश उपयोग किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो इन्होंने पहले आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। NG ऐप, इसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टिव होता है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। W3 CSS में कंटेनर जोड़ने के लिए सिंटेक्स क्या है? W3 CSS में कंटेनर जोड़ने के लिए कौन सा सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं? तो W3 CSS में कंटेनर जोड़ने के लिए पहले लिखते हैं क्लास, W3 कंटेनर, सिंपल क्लास लिखेंगे, फिर इक्वल W3 कंटेनर। पहला ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने ऑप्शन सी दिया है जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, आकार बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आकार बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इन ऑर्डर टू चेंज द शेप विच टूल इज यूज। अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म फ्री टूल, कौन सा टूल यूज करते हैं? तो यहां पे हमारे पास फ्री टूल एक ऑप्शन होता है, फ्री टूल का इस्तेमाल करेंगे। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन सी गलत आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये फोटोशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 81, क्वेश्चन नंबर 81, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए CSS के किस रूप का उपयोग किया जाता है? CSS के किस रूप का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन शुरुआत में भी पूछा गया था और एक बार फिर से रिपीट हुआ है। देखिए इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, या फिर इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेब पेज को डिजाइन करने के लिए CSS के किस रूप का उपयोग किया जाता है? इंटरनल, इनलाइन या एक्सटर्नल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, इसका इंग्लिश वर्जन रीड कीजिए, द टाइप ऑफ CSS पॉपुलरली यूज, मीन्स सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा गया। 3 तरीके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। बट सबसे ज़्यादा कौन सा उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूज करने से बेनिफिट होता है कि हम एक अलग से फाइल में CSS की क्लासेस रखते हैं और वहीं पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें पूरा वेब पेज एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हिंदी में अगर आप रीड करेंगे तो शायद उसका पूरा मीनिंग समझ में ना आए, तो उसे आप इंग्लिश में ज़रूर रीड कीजिएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो ऑप्शन बी इन्होंने मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही है। HTML के लिए सत्य क्या है? HTML के लिए इनमें से क्या सत्य है? HTML के लिए इनमें से सत्य क्या है? इसका उपयोग स्थिर मीन्स स्टैटिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गतिशील वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, या फिर ए और बी दोनों। इनमें से क्या सत्य है? जो HTML होता है इसका उपयोग स्टैटिक वेब पेज के लिए,
स्टैटिक वेब पेज अगर आपको डिज़ाइन करना है तो सिर्फ आप HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो इसके साथ में आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि JS है, CSS है, या फिर आप एंगुलर JS का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ HTML से आप डायनेमिक वेब पेज नहीं बना सकते हैं, सिर्फ आप स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इन्होंने मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जावा स्क्रिप्ट में कन्फर्म मेथड किससे संबंधित है? जावा स्क्रिप्ट में एक कन्फर्म मेथड होता है, वो किससे संबंधित होता है, किससे रिलेटेड है? तो क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विंडो से रिलेटेड है। कन्फर्म विंडो, ऑप्शन बी विंडो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं, मींस मेथड्स हैं, इस बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। प्ले, मूवी क्लिप के बारे में दिया गया है, जिनको हम अपने वेब पेज में एम्बेड करते हैं। प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, गो टू एंड प्ले। गो टू एंड प्ले मीन्स ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन सी इन्होंने दिया है, जो कि गलत है। ये सभी विधियाँ होती हैं, मेथड होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर है, बट हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। IMG SRC XYZ.jpg क्लास W3 सर्किल ऑल्ट ALPS, ये अल्टरनेटिव के लिए होता है, मीन्स जो हम वहाँ पे उसका एक तरीके से जो इमेज होती है, जो इमेज हम डालते हैं, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो अब कोड की उपरोक्त पंक्ति में ऑल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग क्या है? ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे जो लिखा गया है वही पूछा गया है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग क्या है, या यदि छवि प्रदर्शित नहीं होती है तो एक वैकल्पिक पार्ट निर्देश करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वहाँ पे इमेज नहीं दिख रही, मान लीजिए आपने एक एप्पल की या कार की कोई इमेज अपलोड की और किसी वजह से अगर वो इमेज लोड नहीं हो पा रही, तो उस ब्लॉक में क्या लिख के आएगा? एप्पल या कार, जो भी आप लिखेंगे वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक होता है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे ALPS लिखा गया है यहाँ पे, तो अगर इमेज किसी वजह से लोड नहीं होती है पेज पे, तो आप देखे होंगे कई बार जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो कई बार क्या होता है, इमेज लोड नहीं होती है स्पीड स्लो होने की वजह से। तो उस दौरान यहाँ पे आपको कुछ नाम लिखा हुआ दिखता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की इमेज होगी, जो हमें अभी नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन ए लिखा गया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ में इंटरनेट विकास का समर्थन किया? ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप सब जानते होंगे। ऑप्शन सी इन्होंने मार्क किया है, ARPANET, जिसने इंटरनेट की रूपरेखा तैयार की। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन W3 कंटेनर वर्ग से संबंधित नहीं है? W3 कंटेनर वर्ग मींस क्लास से रिलेटेड नहीं है। सेक्शन, ब्लॉक, क्विट, गेट, हेडर, अभी इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है? तो गेट इन्होंने ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही। ये इससे रिलेटेड नहीं है, इस क्लास से रिलेटेड नहीं है। W3 कंटेनर क्लास है, उससे रिलेटेड नहीं होता है। जबकि हेडर, ब्लॉक, क्विट, सेक्शन, ये सभी W3 कंटेनर क्लास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पे भी एक कोड दिया गया है। हालांकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो जस्ट हम इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे। जो हमने प्रैक्टिकल सेशन की क्लासेस कंडक्ट की हैं, इस तरह के काफ़ी सारे कोड्स के अलग अलग हमने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं। इवन प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने प्रोवाइड कर रखे हैं अपने पेड कोर्सेस में। इवन हमने पेड कोर्स में प्रैक्टिकल थियरी दोनों का कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किया है, और इसमें आपके एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि लाइव होती हैं। तो जिन लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके कोर्स में प्रोवाइड किए गए सभी वीडियो लेक्चर्स को 1 बाय 1 देखना है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कवर की, उससे आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है तो वहाँ पे आपको हर एक तरह की क्वेरीज का रिप्लाई मिलता है, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, इसमें क्या पूछा गया, ऊपर के कोड लाइन में जो एस्ट्रिक है वो क्या दर्शाता है? जो एस्ट्रिक है वो क्या दर्शाता है? जैसे माई हेडर क्या दर्शाता है? आईडी सेलेक्टर के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या है? यहाँ पे CSS कोड लिखा गया है। और अगर यहाँ पे
हैश के साथ में कोई भी नाम लिखा जाता है तो ये क्या होता है, आईडी सेलेक्टर। जैसे स्टार लिखा होता है तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हो जाता। अब ये आईडी सेलेक्टर है तो यहाँ पे यही पूछा गया है, एन आईडी टैग। देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बट अगर आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो आप इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, निम्नलिखित में से कौन फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल नहीं है। इनमें से कौन सा फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल नहीं है। सिलेक्शन टूल की बात करें तो इसमें देखिए मार्क्यू, लासो और ग्रो, ये तीनों फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स होते हैं, बट रिवर्स ये कोई सिलेक्शन टूल नहीं। इन्होंने भी ऑप्शन डी मार्क किया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से किसे आईडीई, आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है, का उपयोग एंगुलर जीएस के विकास के लिए किया जाता है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो, ये सभी। तो क्या इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं? इन सभी एडिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एंगुलर जीएस की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो, ये सभी एडिटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंगुलर जीएस में निम्न का उपयोग करके एक नया निर्देश बनाया गया है। डायरेक्टिव, अ न्यू डायरेक्टिव इन एंगुलर जीएस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग। अगर आप एक नया डायरेक्टिव बनाना चाहते हैं एंगुलर जीएस में तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ये होता है डॉट डायरेक्टिव का। क्या लिखेंगे आप? डॉट डायरेक्टिव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा हाँ, किसी भी पेपर में आप नीचे देख सकते हैं ये पेपर कब का है और इसका कोड क्या है, मीन्स ये कौन से सब्जेक्ट का है। हर पेज में आपको नीचे दिख जाएगा जिससे आप पहचान सकते हैं। देखिए M2R5 है, ये सेट 1 है, जो कि आज हम सेट 1 का पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस क्लास में। और ये कब का पेपर है? 8/2022, मीन्स जुलाई 2022 का पेपर है। तो जो ओ लेवल के पेपर्स होते हैं उसमें आपको नीचे की तरफ इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 92 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 92। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रतिनिधित्व करता है। देखिए सेट 1 में भी कई अलग अलग तरह के अरेंजमेंट के साथ पेपर्स आते हैं, तो आपको इनके आंसर्स, आपको क्वेश्चंस मैच कराने पड़ेंगे क्योंकि सभी का सीक्वेंस सेम नहीं होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, या फिर ओनली टाइटल एलिमेंट, या फिर बॉडी एलिमेंट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93, क्वेश्चन नंबर 93। सीएसएस में किसी एलिमेंट्स के चारों ओर गोल कोने बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषता मींस प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन लगभग एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लिए बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस। हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी इस पेपर में पूछा गया है। तो बॉर्डर रेडियस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अगर आप चारों तरफ गोला बनाना चाहते हैं। हालांकि उसमें वैल्यूज होती हैं, आप कितना सर्किल बनाना चाहते हैं, ओवल रखना चाहते हैं, या आप इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं, वो उसकी वैल्यूज होती है, उस पर डिपेंड करता है। पिक्सल वैल्यू जैसे आप सेट करेंगे उस हिसाब से इसकी रेडियस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 94। यदि एचटीएमएल में उनके क्लोजिंग टैग का उपयोग नहीं किया जाता है तो कौन सा टैग प्रभावित नहीं होगा? कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं, जैसे कि HR हॉरिजेंटल लाइन के लिए यूज करते हैं, BR जो कि ब्रेक लाइन के लिए यूज होता है, इनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए B और C बिल्कुल सही आंसर है, मीन्स ऑप्शन डी। इनके क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पे जो भी टैग्स होते हैं, जैसे आपने लिखा बॉडी, एक बार ओपन करेंगे, लास्ट में आप क्या करेंगे? बॉडी को क्लोज करते हैं, बॉडी टैग को। ओके, बट HR जो हॉरिजेंटल लाइन के लिए होता है, BR लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शंस बाय मिस्टेक स्नैपशॉट में कट गया है, नहीं दिख रहा होगा। W3 CSS की कौन सी प्रॉपर्टी एक प्रतिक्रियाशील
छवि को अधिकतम आकार तक सीमित करती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ W3CSS रिस्ट्रिक्ट एंड रिस्पॉन्सिव इमेज टू एन मैक्सिमम साइज। अगर आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो अधिकतम उसे कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, इसके लिए W3CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो मैक्स बिर्थ प्रॉपर्टी एक होती है, मैक्स बिर्थ प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इन्होंने मार्क किया जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। ये क्वेश्चन है 96। ओके, HTML प्रोटोकॉल के लिए, HTTP प्रोटोकॉल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए इनमें से कौन सा सत्य है? ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। स्टेटफुल यहाँ पे लिखा गया, इन्होंने गलत कर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटलेस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एक खाली स्टेटमेंट मिलने पर इंटरप्रेटर क्या करेगा? अगर कोई भी खाली स्टेटमेंट मिलता है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? जब कोड को इंटरप्रेट कर रहा होगा उस समय क्या करेगा? स्टेटमेंट को अनदेखा कर देगा, इग्नोर द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इन्होंने ऑप्शन सी दिया है जो कि गलत है। HTML में विद्यमान सभी टैग हैं, HTML में विद्यमान सभी टैग किस प्रकार के होते हैं? नॉन केस सेंसिटिव, नॉन केस सेंसिटिव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, CSS में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एट्रीब्यूट कौन सी है? बैकग्राउंड कलर अगर आप CSS में चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज करेंगे? तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर टैग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकग्राउंड फिर हाइपन कलर ये यूज करते हैं। ओके, CSS में किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड का कलर, एलिमेंट के बैकग्राउंड के कलर की बात की जा रही है यहाँ पे। और अब आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन की। CSS में किसी तत्व की पारदर्शिता को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ओपेसिटी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने। तो ये था वेब डिजाइनिंग M2R5 सेट 1 जो कि जुलाई 2022 के पेपर सोल्यूशन को हम प्रोवाइड कर रहे थे। इस पेपर को सॉल्व कर रहे थे और सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे माध्यम से ओ लेवल की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे ओ लेवल के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। इनमें हमने थियरी प्लस कंप्लीट सिलेबस के डिटेल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों कवर किया है, जिससे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा एग्जाम और थियरी एग्जाम इन सभी की तैयारी हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। प्लस इसमें मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। डाउट सेशन डायरेक्ट लाइव होते हैं इंटरेक्टिव क्लास के माध्यम से, तो आप इसमें अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। और इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। घर बैठे ओ लेवल की तैयारी कीजिए, पैसे बचाइए, बेस्ट नॉलेज के साथ में आप अपना बेस्ट ग्रेड से ओ लेवल एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सैम्पल वीडियोस हमारे सभी कोर्सेज में अवेलेबल हैं। इवन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको हर एक कोर्स से रिलेटेड अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ढेर सारे सैम्पल वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। उससे आप क्वालिटी चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे साथ जुड़िए, घर बैठे अच्छी तैयारी कीजिए। कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छा ग्रेड आप ला सकते हैं। बहुत कुछ नया सीखेंगे अगर आप हमारे माध्यम से जुड़ते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे वेब डिजाइनिंग का जुलाई 2022 का पेपर सोल्यूशन, जो कि सेट 2 के लिए होगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।